नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हमारे अकाउंट के सभी चैप्टर्स के एक्सीलेंट रिवीजन सेशन सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको सभी चैप्टर्स के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेके टफेस्ट कॉन्सेप्ट तक के सारे पार्ट्स कुछ ही समय के अंदर कवर कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपका उस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए और टेस्ट या एग्जाम के अंदर भी आप बेहतरीन से बेहतरीन लेवल पे परफॉर्मेंस दे सको। और इसी सीरीज में आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है ऑन आवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले इस चैप्टर को थोड़े बॉलीवुड अंदाज में देख लेते हैं। मैं चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूं। अरे तू जा। तो देखो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि सपोज मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारे 3 पार्टनर है, बाबू भैया, राजू एंड श्याम। ठीक है, हेरा फेरी वाले 3 कैरेक्टर। अभी इसमें से फॉर एग्जाम्पल राजू जो है वो, जैसा हमने अभी देखा, वो फर्म छोड़ के जा रहा है। तो जब कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में से जा रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। और इस चैप्टर के हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करें इससे पहले मेरा आपको ये स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग, इससे पहले हमने जो पूरा चैप्टर कवर किया है दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसको डेफिनेटली और बहुत अच्छे से रिफर कर ले, क्योंकि ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में भी 70% प्लस जो प्रोसेस और कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट के, वो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के जैसे ही है। तो अगर आपका एडमिशन वाला चैप्टर अच्छा है तो अब रिटायरमेंट के चैप्टर को जो कुछ कॉन्सेप्ट है, न्यू रेशियो का, न्यू कैपिटल का और गुडविल के ट्रीटमेंट का, बस यही 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। बाकी सारी की सारी चीजें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के जैसे ही आने वाली है। तो अगर आपने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वाला जो हमारा फुल सेशन है वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख ले। और अगर आप सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की एक्सीलेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब कि टॉपिक वाइज स्टडी वीडियो, फुल स्मार्ट रिवीजन सेशन जैसा कि हम लोग ये कर रहे हैं, इसके अलावा हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, एग्जांपल वाइज, थियोरी है तो क्वेश्चन वाइज समझना है तो वो, बेस्ड स्टडी नोट्स एंड पैम्पलेट्स, बेस्ड रिवीजन नोट्स, अनलिमिटेड पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन, बोर्ड पेपर्स विद सॉल्यूशन, यूनिवर्सिटी पेपर्स विद सॉल्यूशन, अनलिमिटेड सेल्फ एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू एग्जाम पोर्टल और ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स आप लोगों के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे रखे हुए हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इन सभी फीचर्स का बेहतरीन लेवल के इस्तेमाल करके अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हमारे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर के ऊपर। तो देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस रिटायरिंग एज अ पार्टनर फ्रॉम दी फर्म। मतलब फर्म में से एज अ पार्टनर रिटायर हो रहा है, ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि 60 साल का हो गया और रिटायर हो रहा है। फर्म में से वो जा रहा है तो उसको बोलेंगे रिटायरमेंट एज अ पार्टनर। एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म फॉर एनी रीजन, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और अ पार्टनर डाइज, द पार्टनरशिप एंड्स बट द फर्म इज नॉट डिसॉल्व। ध्यान रखना, एडमिशन की तरह ही जब कोई पार्टनर यहां फर्म में से जाता है तो उससे जो पार्टनरशिप है, यानी कि पार्टनरशिप के रिलेशन अमॉन्ग्स पार्टनर, वो खत्म होते हैं। पार्टनरशिप फर्म ये डिसॉल्व नहीं होती है, फर्म तो चालू ही रहेगी। सो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू, ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए आपको काम लग सकता है। क्या बोला है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू डिसॉल्यूशन या तो फिर एंड ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर से क्या होता है, जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है, दैट कम्स टू एन एंड एंड नॉट पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो है दोस्तों वो तो कंटिन्यूअसली चालू ही रहने वाली है।
तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन था। अब हम लोग और थ्योरी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इससे पूरी स्टडी जो भी आपने आगे भी देखी है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है, ओपिनियन है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको ये सेशन जरूर 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 शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी और को अच्छा हेल्प सपोर्ट करते हो तो बाय नेचर वो हेल्प, वो सपोर्ट कुदरत की तरफ से आपको भी जरूर मिलता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रूव हुई चीजें हैं। तो अपने सारे दोस्तों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए जरूर सजेस्ट करें। चलिए, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काम लग सकती है। देखो, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट में जो रिटायरमेंट है उसके सर्कमस्टेंसेस, रीजन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट। दो तरह से रिटायरमेंट हो सकते हैं, एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रिटायरमेंट ले ले, या तो फिर वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकते हैं। अभी हम लोग ये जो पहली कैटेगरी है रिटायरमेंट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके रीजंस देख लेते हैं, जिसके अंदर 5 रीजन कवर होते हैं, जिसमें पहला है यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब ऑल एग्री। यूनैनिमस मतलब सभी लोग रेडी हो जाते हैं। तो एनी पार्टनर कैन रिटायर बाय यूनैनिमस कंसेंट। यूनैनिमस कंसेंट का मतलब ऑल पार्टनर्स एग्री ऑफ द फर्म। मतलब सपोज कोई एक पार्टनर जो है उसको फर्म छोड़ के जाना है, तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स रेडी है, ठीक है आप जा सकते हो, आपके रीजन जेन्युइन है या जो कुछ भी है, आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी अमरीश पुरी की तरह। बाकी सारे पार्टनर्स ऐसा बता सकते हैं। मतलब कि सपोज ये मिस्टर ए है, ये फर्म में से जाना चाहता है, तो बाकी सारे पार्टनर्स की यूनैनिमस कंसेंट से वो फर्म छोड़ के जा सकता है। मतलब सभी पार्टनर यहां पे एग्री हो जाएंगे कि भाई आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो। क्लियर? तो पहला आया यूनैनिमस कंसेंट, मींस ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देन सेकंड है बाय नोटिस। मतलब कि अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स इन राइटिंग। देखो, सबको मैं पूछूं, सब मुझे परमिशन दे तब मैं जाऊं, मतलब कि ये वाला पार्ट ऐसा नहीं करता। मैं कहां सबके पास मां बोल मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं, प्लीज मुझे जाने दो ना बाबूजी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, राज के साथ ही मेरी जिंदगी है, प्लीज मुझे जाने दो। वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसा अभी काजोल ऐसा सबको थोड़ी कहता फिरेगी। यहां पे अगर कोई पार्टनर बाकी के सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेना नहीं चाहता है, तो वो सिंपल क्या कर देगा, एक रिटर्न नोटिस दे देगा बाकी सारे पार्टनर्स को, जिसके अंदर लिख दिया होगा हिज इंटेंशन ऑफ रिटायरमेंट। मींस कहना क्या चाहते हो कि अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स इन राइटिंग। ऐसे राइटिंग में एक नोटिस लिख देंगे जिसके अंदर वो अपना इंटेंशन बता देगा कि भाई मैं फर्म में से रिटायर होना चाहता हूं, और सभी पार्टनर को नोटिस देके वो फर्म से रिटायर हो सकता है। देन थर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखो, पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, तो उसी तरह से यहां पे पार्टनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि एग्रीमेंट के जो प्री डिटरमाइंड टर्म होंगे उसके हिसाब से फर्म छोड़ के जा भी सकता है। देखो, एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी टर्म्स कंडीशन लिखे, मतलब ए बी सी 3 पार्टनर और वहां पे लिखा है भाई जो मिस्टर बी है वो इस तरह से फर्म में से रिटायर हो सकता है या इस डेट को रिटायर हो जाएगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कोई भी पार्टनर फर्म में से रिटायर हो सकता है। काफी सिंपल सी चीज है। देन फोर्थ पॉइंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है मेरे जैसा। इंसॉल्वेंट हम किसे कहते हैं कि जिसकी असेट बहुत कम हो और उसकी लायबिलिटीज बढ़ गई हो। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई इंसॉल्वेंट पर्सन जो है वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, और पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट से ही बनते हुए रिलेशन है। तो अगर कोई पार्टनर यहां पे इंसॉल्वेंट बन जाता है, देन द डेट फ्रॉम विच ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, उस डेट से वो पार्टनर रिटायर हो गया है ऐसा माना जाएगा। पार्टनर इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मतलब मान लेना, क्या, रिटायर फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जिस डेट पे पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है
उसी डेट से वो पार्टनर फर्म से रिटायर हो गया है ऐसा मान लेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपल्सन बाय अदर पार्टनर। एक्सपल्सन मतलब निकाल देना, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर। तो यहां पे देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब रिमूव फ्रॉम द फर्म बाय अदर पार्टनर। मतलब सपोज ए बी सी डी, इसमें से मिस्टर बी जो है उसको बाकी के सारे पार्टनर्स जो है वो जीपीएल दे देते हैं और बोलता है चल निकल, पहली फुर्सत पे इधर से निकल। तो यहां पे बाकी के सभी पार्टनर्स ए सी और डी ये किसी एक पार्टनर को एक्सपेल्ड कर सकते हैं, पर ध्यान रखना दोस्तों, इफ सच एक्सपल्सन इज फॉर प्रोटेक्टिंग फर्म्स इंटरेस्ट। मिस्टर बी को यहां से निकाल देना, जीपीएल देना। अब ये मत पूछना जीपीएल का मतलब क्या होता है, ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो पोगो देख सकते हो आप लोग। तो यहां पे पार्टनर जो है वो बाकी के पार्टनर्स मिलके किसी एक पार्टनर को एक्सपेल्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये एक्सपल्सन फर्म के बेनिफिट में हो। ऐसा नहीं कि ए सी और डी को बी से खुन्नस थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, अपनी पावर दिखानी थी इसलिए निकाल दिया, ऐसा नहीं। ये मिस्टर बी के कुछ प्रॉब्लम की वजह से फर्म को नुकसान होता है, फर्म की रेपुटेशन बिगड़ रही है, तो यहां पे फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी के सारे पार्टनर्स मिलके यहां पे किसी एक पार्टनर को एक्सपेल्ड कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए एक बार फिर से 5 टाइटल क्या है एक्सपल्सन या रिटायरमेंट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो पहला है बाय यूनानिमस कंसेंट, देन सेकंड बाय नोटिस, थर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एंड फिफ्थ इज एक्सपल्सन बाय अदर पार्टनर्स। ठीक है? अगर बीच में मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है वो कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए एक्सीलेंट एजुकेशन कहीं से भी अवेल करना चाहते हैं, तो साहस स्मार्ट स्टडीज आप लोगों को एक्सीलेंट स्टडी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप हमारे पहला जो ऑप्शन है फिजिकल क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, हमारे क्लासेस में आके फिजिकली हमारे टीचर्स के सामने बैठ के लाइव पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा है साहस ई क्लासेस, जिसमें अगर आप हमारे क्लासेस पे नहीं आ सकते हो, कहीं पे दूर रहते हो या कोई और रीजन की वजह से, तो भी आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ लाइव कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में बैठे हुए हो। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो। पहले और दूसरे ऑप्शन में जाने वाले स्टूडेंट्स को ये साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का एक्सेस टोटली फ्री ही मिलता है, और ये तीनों के तीन ऑप्शन लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स हो वो कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी एजुकेशन के लिए इसका भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए, जो रिटायरमेंट के दो मेथड्स है, दो टाइप्स है, उसमें से पहला हमने देख लिया एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। तो यहां पे क्या बोला है, अ पार्टनर कैन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम फॉर हिज पर्सनल रीजन। अब मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, माई लाइफ माई रूल्स, मैं फॉर्म छोड़ के जाना चाहता हूं, जा सकते हो, कोई आपको जबरदस्ती नहीं रोक सकता। पर यहां पे ये एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव, कि अगर इस तरह से कोई पार्टनर वॉलेंटरीली फॉर्म में से जा रहा है, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव पार्टनर है, अब एक्टिव पार्टनर किसको कहते हैं कि जो फॉर्म के काम में, पार्टनरशिप फॉर्म के काम में, मैनेजमेंट में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेता है, एक्टिवली वर्क करता है, वो अगर फॉर्म छोड़ के जा रहा है, देन ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। उसको एक पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है। पब्लिक नोटिस मतलब समझ लो न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस देनी पड़ेगी कि भाई मैं फॉर्म में से जा रहा हूं। ठीक है? तो अब अगर आगे चल के आप फर्म के साथ डील करना चाहते हो तो ये सोच के चलना कि मैं नहीं हूं, और अगर आप फर्म के साथ डील करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज मैं तो चला। तो यहां पे एक्टिव पार्टनर मस्ट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, अदरवाइज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी यानी कि आउटसाइडर अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म इवन आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब अगर एक्टिव पार्टनर बिना पब्लिक नोटिस दिए ऐसा करता है, मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा चला गया बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी पब्लिक नोटिस के, तो जब अगर फॉर्म की कोई लायबिलिटी जनरेट होती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, चल आजा बेटा, आजा, तेरे को भी पैसा देना पड़ेगा इवन दो वो पार्टनर फॉर्म छोड़ के चला गया है।
क्यों? क्योंकि तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दी है। तो याद रखना, एक्टिव पार्टनर मस्ट गिव पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट। जबकि स्लीपिंग पार्टनर जो है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब सोता रहने वाला पार्टनर नहीं भाई, स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो जो फर्म में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई पार्टनर फर्म का है भी या नहीं, तो उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर पब्लिक नोटिस। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, एक्टिव पार्टनर रिटायर हो रहा है वॉलेंटरी रिटायरमेंट से, मस्ट गिव पब्लिक नोटिस। अगर स्लीपिंग पार्टनर वॉलेंटरीली रिटायर हो रहा है, उसको पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि यहां तक के जो भी टॉपिक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग यहां पे आपको इस चैप्टर में स्पेसिफिकली गुडविल की ट्रीटमेंट, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और जो कॉन्सेप्ट अलग अलग एग्जांपल में आता है, वो आगे इसी सेशन के अंदर सब कुछ कवर करवाने वाला हूं। मतलब इसके बाहर का कोई भी कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। तो आगे के सेशन को बहुत ध्यान से समझना, आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर आपको इस चैप्टर के ऊपर मास्टर ग्रिप आने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग आगे हमारी जर्नी इस चैप्टर की कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये इंफॉर्मेशन इस सेशन पे अभी हम लोग स्लाइड पे जो देखेंगे वो आपके नॉलेज के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए, फिर आगे यहां से शुरू होने वाला है। देखो, एज पर AS26 का मतलब होता है दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ओनली दैट गुडविल फॉर विच कंसीडरेशन इज पेड, कंसीडरेशन मतलब रिवॉर्ड, वो पे किया जाता है, वही फॉर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाती है। क्या कहा है? ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से सिर्फ वही गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाएगी, जिसके लिए कंसीडरेशन पे किया जाता है। जैसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर सपोज ऐसा है कि पार्टनर गुडविल लेके आया है या फॉर्म बेच दी है और गुडविल मिली है, ऐसा कुछ भी, कि जहां पे कंसीडरेशन गुडविल में, गुडविल का कंसीडरेशन हमको मिला है कैश में, वही रिकॉर्ड होती है। इट मींस इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो होती है that is not recorded in books of accounts, जो कि रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के वक्त भी होता है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एमसीक्यू में काम लग सकता है, ब्लैंक गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इंटरनली जनरेटेड। ब्लैंक गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर विच कंसीडरेशन इज पेड, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बाय इंटरनल असेसमेंट। मतलब ये वाला टॉपिक, यहां पे गुडविल, यहां पे कंसीडरेशन उसके लिए पे नहीं किया जाता है जब रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट हो, तब रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनली जनरेटेड गुडविल ही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती है। क्या बात कर रहे हो सर, इसका मतलब हमें गुडविल का कोई एंट्री ही नहीं लिखना होगा? नहीं दोस्तों, गुडविल की एंट्री ट्रीटमेंट वो हमें डालनी ही है। कहने का मतलब ये है कि वो कंपनी की बैलेंस शीट में ये गुडविल नहीं रहेगी, मतलब आप पहले लिखोगे भी और उसके बाद राइट ऑफ भी करोगे, तो ये एंट्री आपको डालनी पड़ेगी, जो कि मैं इसी सेशन में आपको कवर करवाने ही वाला हूं, ठीक है। याद क्या रखना है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखती नहीं है। ट्रीटमेंट डालेंगे, पहले डालेंगे और फिर उसको निकालेंगे भी। सर इसका क्या मतलब डाल देंगे और फिर निकाल भी देंगे? तो यहां पे इसके कुछ रीजंस है, वो मैं आगे आपको सेशन में पूरे कवर करवाने ही वाला हूं। So, no goodwill can be shown in balance sheet of the firm as asset. क्या कहा है? गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में एज एन असेट नहीं दिखा सकते, एंड रिटायरिंग पार्टनर विल बी गिवन हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग यानी कि रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेन रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। क्या बोला है? जैसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में क्या होता था कि भाई न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता था, वो ओल्ड पार्टनर उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करते थे। उसी तरह से यहां पे रिटायरिंग पार्टनर जो जाएगा, उसको उसके हिस्से की गुडविल देंगे, वो रिमेनिंग पार्टनर उनके गेन रेशियो में देने वाले हैं आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट्स। तो याद ये रखना है कि रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल बाय कंटिन्यूइंग और एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी आप वर्ड यूज करो,
वो उनके गेन रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो कि एग्जांपल में होने ही वाली है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। किस तरह से हम ट्रीटमेंट डालेंगे, ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे, शायद एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो, बट एग्जांपल के अंदर किस तरह से पोस्टिंग करेंगे दोस्तों। तो यहां पे आपको दो तरह की गुडविल की बात होगी, जैसे एडमिशन में भी दो तरह की थी वैसे रिटायरमेंट में भी दो तरह की होगी। एक तो जो बैलेंस शीट हमको एग्जांपल में दे दी होगी उसके अंदर गुडविल बैलेंस शीट में असेट साइड पे दी होगी, उसकी एक बात होगी, और दूसरी जो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट होगी। तो यहां पे जो पहला है ना वो तो सेम जैसा एडमिशन में किया था बिल्कुल वैसा ही करने है। वो क्या, ओल्ड गुडविल इफ एनी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड फर्म, जो कि हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर दिखा वैसा ही होगा। आपको एग्जांपल में बैलेंस शीट दी होगी, उस बैलेंस शीट में असेट साइड पे अगर कोई गुडविल दी है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड पी एंड एल रेशियो। ध्यान रखना दोस्तों कि जो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल असेट साइड पे दी है उस गुडविल को ऑल पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी इन देयर ओल्ड पी एंड एल रेशियो, और वो कहां पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे इंडिविजुअल पार्टनर के कॉलम में, जो हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में भी सीखा था बिल्कुल वैसा ही। तो नॉलेज के लिए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखो गुडविल असेट साइड पे थी, डेबिट बैलेंस होता है, मतलब उसको निकालेंगे तो गुडविल का क्रेडिट बैलेंस करना होता है, और वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखनी है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। हालांकि जर्नल एंट्री तो आपको लिखने की आएगी नहीं, आपको क्या आएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या आएगी, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दो इंडिविजुअल पार्टनर के कॉलम में, और जो गुडविल है वो बैलेंस शीट में से निकाल देनी है। मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखी हुई थी अब न्यू बैलेंस शीट में उसको कहीं पे भी नहीं लिखोगे, मतलब कि गुडविल को रिमूव कर दिया। तो वैसे आप देखने जाओ तो आपको एंट्री तो ये एक ही करनी है, सर दो एंट्री नहीं होती है, हाँ होती है ना। ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल लिखी होगी माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर करके आउटर कॉलम में जीरो जाएंगे, तो भाई जीरो लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो गुडविल हम लोग लिखेंगे ही नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली सेकंड एंट्री गुडविल को राइट ऑफ करने की हो गई। तो लिखना आपको एक ही है, ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ऑल पार्टनर्स कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे इंडिविजुअल पार्टनर के कॉलम में वो अमाउंट लिख देंगे। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि ये जो गुडविल की पहली कैटेगरी है, यानी कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल दी हुई होती है वो समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, समझ गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जो सेकंड कैटेगरी है गुडविल की ट्रीटमेंट की, वो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल का हार्ट है, जो कि आपको कंफर्म एग्जाम्पल में निकलने ही वाला है, जो कि क्या कहता है, तो फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द गुडविल विल बी गिवन फॉर रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर। मतलब रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हमें किस तरह से करनी होगी। तो यहां पे सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल विल बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेन रेशियो। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आने वाली है, गेन रेशियो भी हमको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में ना दिया हो तो हमें इसका वर्किंग नोट अलग से करना होगा, जो भी इस एग्जाम्पल का हार्ट है, आपको एग्जाम्पल में आने ही वाला है। आगे इसी सेशन में मैं डिस्कस करने भी वाला हूं, ठीक है, सारी की सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले एंट्री समझ लो कि जो सेकंड कैटेगरी है यानी कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने गेन रेशियो में देने वाले हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो ऑब्वियस है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लोग बेयर करेंगे, वो देंगे, तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, और रिटायरिंग पार्टनर को वो मिलने वाला है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां पे जर्नल एंट्री बनेगी रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनकी कैपिटल कम होने वाली है और वो अमाउंट उनके गेन रेशियो के अंदर आएगी। टू किसको मिलने वाला है, ये रिटायरिंग पार्टनर को, तो टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा,
रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो रिमेनिंग पार्टनर अपने गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि गेन रेशियो हमें अलग से वर्किंग करके ढूंढना होगा। तो वो जो भी अमाउंट आएगी वो रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर हम लोग इसकी इफेक्ट पोस्टिंग की बात करें तो कैपिटल या करंट अकाउंट में ही डेबिट साइड पे होगा, पर किसके कॉलम में? कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स के कॉलम में। और दूसरी इफेक्ट भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ही होगी, पर क्रेडिट साइड पे होगी, किसके कॉलम में? रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में। तो ध्यान से फिर से एक बार समझ लो, रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल जो कि हम लोग अलग वर्किंग करके ढूंढेंगे, फिर उसको वर्किंग करके उन अमाउंट को यानी कि रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में उनके गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका भी वर्किंग नोट करना होगा, जो भी मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं। और फिर उसकी ट्रीटमेंट देंगे कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे रिमेनिंग पार्टनर के कॉलम में, और पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ही क्रेडिट साइड पे आएगा बट रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में। तो आई होप दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई होगी। वर्किंग नोट मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट वर्किंग नोट करने के बाद ट्रीटमेंट हमको ये डालनी होगी। और मैं यहां पे आपको बता दूं कि अगर आप लोग सास इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो पहले तो पूरा ये जो स्टडी सेशन है, रिवीजन नोट्स है, वो आपको हमारे सास स्टडी ग्रुप के ऊपर से या फिर हमारी जो सास स्मार्ट स्टडीज ऐप है उसके ऊपर मिल जाएगा। आप ये बटन के ऊपर फाइल जो मैं आपको भेजू उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, जिससे कि सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिले। और आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स इस तरह से कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सेशन है अभी 30 to 40% हुआ है, आगे और इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है। बट ये YouTube के लिए जो सेशंस देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये पूरा का पूरा सेशन आपको हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, जहां से पूरा 100% इस चैप्टर का फुल रिवीजन कवर कर सकते हैं। सो YouTube पे देखने वाले सेशन यहां पे हम लोग स्टॉप करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको यहां तक की जो प्रिपरेशन मैंने करवाई उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ही। और अगर पूरा सेशन अवेल करना चाहते हो तो आपको लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, अपना अकाउंट क्रिएट कर दीजिए और वहां पे आप बहुत सारे कोर्सेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस सेशन को साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे ही देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये सेशन कंटिन्यू ही है। मुझे पता है कि रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सभी स्टूडेंट्स को जल्दी है कि सर जल्दी से हमारा ये चैप्टर पूरा अच्छे से कवर करवा दीजिए ताकि एग्जाम में हम इस चैप्टर के एग्जांपल को फाड़ के रख दें। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, हम लोग इसको फाड़ के रख देंगे। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट आएगा। जैसे हमने गुडविल का देखा वैसे ही यहां पे आपको गेन रेशियो और न्यू रेशियो भी ढूंढना होगा। तो यहां पे देखिए, अगर सिंपल सी चीज है तो न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या होगा? ओल्ड शेयर प्लस गेन। अगर आपको न्यू शेयर ढूंढना और एग्जांपल में ओल्ड शेयर दे दिया है और गेन दे दिया है तो न्यू शेयर कैसा आएगा? ओल्ड शेयर प्लस गेन। और गेन ये तो हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में भी देखा था, गेन रेशियो की फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये सिर्फ नॉलेज के लिए। और यहां पे मेथड्स कौन कौन सी यूज हो सकती है न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए? तो व्हेन न्यू रेशियो इज डायरेक्टली गिवन, मतलब अपने को तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, डायरेक्टली अपने को न्यू रेशियो दे दिया है तो सीधा वो न्यू रेशियो हमारा हो गया। और न्यू रेशियो दे दिया, ओल्ड शेयर तो होगा ही होगा, तो न्यू माइनस ओल्ड करके अपने को गेन मिल सकता है। व्हेन गेन रेशियो और गेन इज नॉट गिवन तो ओल्ड P&L रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल कंटिन्यू एज द न्यू P&L रेशियो। ये भी एग्जांपल में है, मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा। क्या कि आपको ओल्ड रेशियो दे दिया है, ना ही न्यू शेयर के बारे में कहा है ना ही गेन के बारे में कहा है, कुछ नहीं कहा है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी के जो दो पार्टनर होंगे उनका जो ओल्ड शेयर होगा वही उनका न्यू शेयर बन जाएगा। तो न्यू शेयर वो ओल्ड शेयर दिया हुआ था तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेन भी आप लोग आराम से ढूंढ सकते हो। ये भी मैं आपको इसी सेशन में आगे एग्जांपल के अंदर कवर करवाने वाला हूं। व्हेन गेन शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन, देखो गेन शेयर दे दिया है, गेन रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है और हर एक पार्टनर को क्या गेन होगा वो दिया है। तो यहां पे न्यू शेयर कैसे ढूंढ सकते हैं? ओल्ड शेयर तो एग्जांपल में था ही और होता ही है, और उसके अंदर जो गेन होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे जो कि एग्जांपल में दिया होगा। तो ओल्ड शेयर प्लस गेन कर दोगे तो आपको न्यू शेयर मिल जाएगा।
एंड लास्ट कैटेगरी व्हेन गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड गेन शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। गेन शेयर ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगा, तो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ओल्डर शेयर में होता ही है, इनटू गेन रेशियो, क्योंकि वो दिया होगा, गेन रेशियो दिया होगा, तो यहां पे रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इनटू गेन रेशियो, तो अपने को गेन शेयर मिल जाएगा, और गेन शेयर मिल गया तो फिर न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, जो कि हमने यहां पे स्टेप ए में ढूंढा उसको ऐड कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, न्यू शेयर मिल जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम है, ये जो कैटेगरी है उसके चांसेस थोड़े से कम है, पर ये 4 कैटेगरी है, तो आप वीडियो को पॉज करके इन 4 कैटेगरी को भी अच्छे से अपने माइंड में रिवाइज कर दीजिए। और अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि 12th कॉमर्स में या कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उन सब को गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड करके लोवेस्ट फीस पे सब्सक्राइब करने के लिए भी सजेस्ट कर सकते हो, और यहां पे आपके पास भी कैश रिवॉर्ड अर्न करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने दोस्तों को रेकमेंड करते हो तो आपका रेकमेंडेशन ईमेल आईडी यूज करने के लिए आपके दोस्त को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, मतलब दोस्त को भी फायदा होगा और उससे आपको भी कैश रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए या अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी पैसे यूज कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए, और इसकी जो लिंक है ऐप की वो तो आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन में आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्किंग नोट है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए एक बार पढ़ लेना है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितनी अमाउंट देनी होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, तो सिंपल सी बात है, देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल में से जो डेबिट साइड की अमाउंट होगी उसको माइनस करेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो रिटायरिंग पार्टनर को पे करना होगा। क्या कहा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो हम बैलेंस ढूंढते हैं बस वही करना है, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है, टोटल है, उस टोटल में से डेबिट साइड की अमाउंट माइनस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पेएबल हो जाएगी। दैट मींस कि अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर कैन बी नोन फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब मैंने कहा कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल होता है, तो नॉर्मली क्रेडिट साइड पे आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। एक तो उनका ओपनिंग बैलेंस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो कोई आइटम होती है लाइक P&L का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह सारी चीजें। प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो पहला टेबल हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका जो बैलेंस आता है उसमें प्रॉफिट है, तो वो पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है वो, हालांकि यहां पे ये लॉस भी हो सकता है, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। शेयर इन गुडविल, शेयर इन प्रॉफिट, सैलरी कमीशन, ऐसी कोई और चीज है तो, या पार्टनर की लोन है, रिटायरिंग पार्टनर की लोन, तो ये सारी चीजें क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, और उसमें से ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजों को आप माइनस करोगे, मतलब के क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस करोगे डेबिट साइड का टोटल, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का, वही अमाउंट पेएबल हो जाएगी टू रिटायरिंग पार्टनर। और ये जो अमाउंट पे करते हैं वो या तो हम लोग फुल्ली कैश में दे देंगे, भाई देखो आपका इतना बैलेंस निकल के आता है, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से ये डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस किया, तो आपकी ये फॉर एग्जांपल 1,30,000 की अमाउंट बैलेंस निकली, चल ये ले 1,30,000 कैश पकड़ और निकल यहां से, तो कैश में दे सकते हैं, या फिर पार्टली कैश में, देखो 30,000 कैश दे देते हैं, और जो बैलेंस है उसको हम लोग एज अ लोन बैलेंस शीट में कंटिन्यू रखेंगे। मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि शायद उतने पैसे ना हो रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए, तो उसकी अमाउंट को हम एज अ लोन लिखेंगे, अब कैपिटल में नहीं रहेगी क्योंकि पार्टनर तो गया, वो बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एज पार्टनर्स लोन, अब वो पार्टनर नहीं रहेगा, फर्म छोड़ के चला गया, तो वो थर्ड पार्टी हो जाएगा, तो लोन के तौर पे लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। क्लियर? तो अगर हम उसकी ट्रीटमेंट डालेंगे तो ट्रीटमेंट क्या होगी, तो देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो क्लोज कर देना है, और उसमें से उसके बैलेंस में से जितना पैसा कैश में दे दिया वो कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अगर पूरा कैश दिया तो सिर्फ कैश अकाउंट, और थोड़ा कैश दिया और थोड़ा लोन के तौर पे रखा तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो कि अमाउंट उसको पे नहीं की होगी वो। तो इफेक्ट क्या डालेंगे, ये तो जर्नल एंट्री थी, इफेक्ट क्या आएगी, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे,
और डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, ऑपोजिट वाले नाम, यानी कि ये अगर कैश और लोन दोनों है तो टू कैश अकाउंट इनटू लोन अकाउंट ऐसा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में। और यहां पे देखिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे जो भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को दे दी है वो, और जो डिफरेंस की अमाउंट है यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट वो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लोग लिख देंगे। क्लियर। और ये भी एक नोट ध्यान रखना कि अमाउंट विच इज ट्रांसफर्ड एज पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड रेट इज पेएबल टू पार्टनर। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात कही है तो वो स्पेसिफिक रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और अगर कुछ ना कहा हो तो हमको पता है कि 6% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, एक बार सुन लेना है एक बार। क्लियर। तो यहां पे दोस्तों हमारे सारे इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो वर्किंग नोट्स आ सकते हैं वो सब कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग हर एक एग्जांपल के अंदर क्या क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट आ सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स के बाद एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, बेस्ट फ्यूचर सेट करना है, तो कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये कोर्सेज आपको जरूर सोचना चाहिए। और सास इंस्टीट्यूट पे इसके एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो गए जिसमें एक्सीलेंट एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका बेनिफिट आप जरूर ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है तो आप अपने एडमिशन जल्दी से करवा के लोएस्ट फीस का बेनिफिट ले सकते हैं। जो डिस्काउंटेड फीस है उसका बेनिफिट आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे जितने भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग वर्किंग नोट्स आ सकते हैं कि भाई ये एग्जांपल में ये चेंज होगा, ये एग्जांपल में ये चीज ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें मैं आपको इसी सेशन में मैं कवर करवा दूंगा। तो कोई भी एग्जांपल आए ऐसा नहीं होगा कि ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा नहीं है। बेली नागिन निकाली मुन्ना पे डोला लगला। चलिए भाई साहब, तो फिर हम लोग ऐसे ही ये सेशन खत्म होने के बाद आपको नाचना है क्योंकि सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, जिसमें पहली एक चीज ध्यान रखनी है पार्टनर्स लोन का कॉन्सेप्ट। अभी आपको एग्जांपल के अंदर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर की लोन दे दी होगी, तो यहां पे दो चीजें हो सकती है, रिटायरिंग पार्टनर जो होगा उसकी भी लोन हो सकती है, या जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है यानी कि रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर उसकी भी लोन हो सकती है। तो यहां पे देखो अगर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन है तो पहले तो वो कहां पे दी होगी, गिवन ऑन द लायबिलिटी साइड, वो लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में दे दी होगी, तो उसको आप कहां पे ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको वो पैसे दे देने हैं, तो वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। और अगर शायद जो कि एक एग्जांपल के अंदर ऐसी भी चीज है कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे वो पार्टनर की लोन दी है, रिटायरिंग पार्टनर की लोन बैलेंस शीट में असेट साइड दी है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे शिफ्ट करोगे। एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 8 में ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मेंटालिटी ये होती है कि लोन मतलब पार्टनर ने ही फर्म को दी होगी, ऐसा नहीं होता है। लायबिलिटी साइड होगी तो पार्टनर ने फर्म को दी है, तो लायबिलिटी साइड पे जो लोन दी है वो आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखनी है, रिटायरिंग पार्टनर की बात चल रही है। और अगर बैलेंस शीट में असेट साइड पे दी है, इसका मतलब फर्म ने उस पार्टनर को लोन दी हुई है, तो वो पैसे तो फर्म को लेने होंगे पार्टनर के पास से, तो जो असेट साइड पे पार्टनर की लोन दी हो उसको यहां पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखना, ये एग्जांपल नंबर 8 आप देखोगे एक्सरसाइज का तो उसके अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देना। और अगर दूसरे पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के उसके अलावा का कोई पार्टनर, तो कोई टेंशन नहीं लेना, एज इट इज रहने दो। लायबिलिटी साइड पे दी हुई है, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रखो, बैलेंस शीट में असेट साइड पे दी है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो न्यू बैलेंस शीट में भी असेट साइड पे एज इट इज रखना है रिमेनिंग पार्टनर का। पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। ये जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आपको एक्सरसाइज का जो पहला ही सम है उसमें दिया हुआ है, और ये जो है यानी कि एग्जांपल नंबर 7 आपको देखने को मिलेगा, और ये एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 8 ये इलस्ट्रेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये जो है असेट्स और या लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट, लाइक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड अप टू और वैल्यूड एट
और डिक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड अप टू, इस तरह से जो वर्डिंग चेंज करके असेट या लायबिलिटी का वैल्यूएशन देते हैं, तो ये सेम आपने चैप्टर नंबर 5 में कवर कर दी है। आप चैप्टर नंबर 5 का हमारा सेशन देखें, उसके अंदर ये चीजें मैंने समझाई दी है, तो सेम टू सेम वही होगा। सिमिलरली वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड है या वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड है, तो उसमें भी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉम्पनसेशन है, मतलब वर्कर का क्लेम है, वो कॉम्पनसेशन की अमाउंट जितना ही है, उससे कम है, उससे ज्यादा है, तो ये चीजें भी अब चैप्टर नंबर 5 में मैंने कवर करवा दी है, तीनों ऑप्शंस। और सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके अंदर भी जो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये सभी के सभी मैंने आपको एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में डिस्कस करवा दी है, समझा दिया है, जो कि आपको रिटायरमेंट में भी एज इट इज ही आता है। तो अगर आपको याद ना हो तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले कॉन्सेप्ट को रिफर कर दीजिए, और अगर याद हो क्योंकि आपने आगे ही किया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सेम चीज यहां पर भी आपको फॉलो करनी है। फिर एक और चीज जहां पे दोस्तों आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि है एक्चुअली में बहुत इजी। आपको क्या होता है, एग्जांपल के अंदर मोस्टली ओल्ड रेशियो दिया होगा, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बताया होगा, और न्यू रेशियो या न्यू रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन आपको दी होगी। पर कोई एग्जांपल ऐसा है कि जहां पे आपको ओल्ड रेशियो दे दिया है, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है वो दिया होगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। फिर न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गेन रेशियो, गेन शेयर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम लोग न्यू रेशियो कौन सा ले, न्यू रेशियो नहीं होगा तो गेन रेशियो कैसे ढूंढेंगे। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, जो कि आपको एक्सरसाइज का जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसका एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 5 इस तरह का देखने को मिलेगा, जो पेज नंबर 265 पे है, जिसमें क्या बोला है, धवल, कमल एंड नवल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। नवल जो है, मतलब ये आखिरी वाला, रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2016, और फिर आपको बोला द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज अंडर। न्यू रेशियो के बारे में, न्यू शेयर के बारे में, गेन शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत कि सर यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, ना ही न्यू रेशियो के बारे में कुछ कहा है, न्यू शेयर, गेन रेशियो, गेन शेयर कुछ नहीं कहा है, तो हम न्यू रेशियो कैसे ढूंढेंगे। तो बहुत सिंपल होता है दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, धवल, कमल एंड नवल, ये 3 पार्टनर है, ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1, ये आपको एग्जांपल में दिया हुआ ही है। और साथ में ये भी बोल दिया है कि जो नवल भाई साहब है वो रिटायर हो रहे हैं। नवल मतलब कौन, ये जो है वो रिटायर हो रहा है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बाकी के जो 2 पार्टनर है ना दोस्तों, उसका जो ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो मान लिया जाएगा। मतलब यहां पे न्यू रेशियो धवल और कमल का क्या होगा, 2:1, यानी कि इक्वल 1:1 भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 5 में इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर कोई एक पार्टनर जा रहा है और न्यू रेशियो, न्यू शेयर, गेन शेयर कुछ नहीं बोला है, तो रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है, ध्यान रखना सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर का ये ही दो, फिर यहां पे 2/5 कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो वही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। क्लियर। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो अब गुडविल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वो देखेंगे। डिफरेंट ऑप्शन ऑफ गेन रेशियो एंड गुडविल की ट्रीटमेंट। तो देखो, अगर एग्जांपल में आपको ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो दिया हुआ है, इज गिवन, बट वन पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग रादर देन गेन। अभी पहली जो बेसिक कैटेगरी है ना, वो मैंने यहां पे कवर नहीं की है, वो मैं आपको ओरली बता देता हूं कि आपको एग्जांपल में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दे दिया होगा, और न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करोगे तो आपको गेन रेशियो मिल जाएगा। गेन रेशियो दोनों के ही पॉजिटिव आएंगे, तो जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल होगी वो उस गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि मैंने यहां पे कवर नहीं किया क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या कहा, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दे दिया होगा, गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, आप फॉर्मूला लगाओ तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, तो वो हो जाएगा गेन रेशियो। तो रिटायरिंग पार्टनर की जो गुडविल का शेयर होगा वो रिमेनिंग पार्टनर के बीच में वो गेन रेशियो जो हमने ढूंढा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और फिर रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अगर ये बहुत सिंपल और बेसिक सा एग्जांपल है तो की बात कर रहा हूं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है, मतलब फुल फ्लेज एग्जांपल में से, उसके अंदर इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। अभी यहां पे क्या बोला है, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दिया ही होगा, आप गेन रेशियो की फॉर्मूला भी लगाओगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, पर यहां पे क्या होगा, दोनों पार्टनर के गेन आने की जगह पे एक पार्टनर का सैक्रिफाइस हो जाएगा।
एक पार्टनर का ही गेन रहेगा। तो सर अब क्या करें, एक का सैक्रिफाइस आया, एक का गेन आया, तो उसको हम गेन रेशियो तो बोल ही नहीं सकते। तो यहां पे ध्यान रखना, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसके हिस्से की तो गुडविल मिलेगी ही, और जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है पर सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन रेशियो की फॉर्मूला में आंसर उसका नेगेटिव निकला, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, उसको भी उसके हिस्से की गुडविल मिलेगी, मतलब उसके भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगी। और देगा कौन, वो अकेला ही पार्टनर जो कि गेन कर रहा है। तो यहां पे ये चीज हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 14 में एक्सरसाइज के भी एग्जांपल में कवर होती है, तो देख लीजिए। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए इलस्ट्रेशन का जो एग्जांपल है उसको लिया हुआ है, ठीक है, पूरे एग्जांपल को नहीं लिया है, उसके पर्टिकुलर पॉइंट को लिया है, बाकी सारी चीजें सिंपल सी है। Ajay, Alpa and Amay are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 50%, 30% and 20%। पहली बात तो परसेंटेज में दिया है, तो ये 5:3:2 हो जाएगा। न्यू P&L रेशियो भी दोस्तों एग्जांपल में दे दिया है, अल्पा एंड अमय का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अजय है वो रिटायर हो रहा है। वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख रुपए। अभी हमारे पास न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गेन रेशियो ढूंढना पड़ता है। तो गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है दोस्तों, तो गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये आप लिख दोगे। अब यहां पे देखिए, पहले बात करते हैं अल्पा की। अल्पा मतलब ये, उसका न्यू शेयर क्या है 1/5, तो देखिए 1/5 माइनस उसका अल्पा मतलब ये सेकंड वाली 3/10, उसको माइनस करेंगे। देखो यहां पे डिनोमिनेशन 5 और 10 इक्वल नहीं है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1, 2 यहां पे 1 × 3, 3 तो 2 - 3 यानी कि -1 आएगा। कैसे आ रहा है देखो, मैं फिर से यहां पे दिखा रहा हूं। न्यू शेयर क्या है, तो ये रहा न्यू शेयर 1:4 यानी कि 1/5 माइनस ओल्ड शेयर उसका है 3/10। एलसीएम लेंगे तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो 2/10 माइनस 3/10 तो -1/10 होगा। गेन रेशियो की फॉर्मूला में आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, सैक्रिफाइस हो गया। और दूसरे पार्टनर यानी कि अमय की बात करें तो उसका शेयर है 4। यहां पे देखिए, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पे देखिए इसका शेयर है 4/5 माइनस ओल्ड शेयर क्या था ये 2/10। तो अगर आप यहां पे प्रोसेस करोगे तो आपको 6/10 पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये गेन ही होगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, जो अजय जा रहा है उसको तो उसके हिस्से की गुडविल देनी ही पड़ेगी, साथ में अल्पा जो है वो भी सैक्रिफाइस कर रही है, तो उसको भी गुडविल मिलेगी, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो भी गुडविल लेगी। और ये सारी गुडविल यानी कि अजय के हिस्से की भी गुडविल और अल्पा के सैक्रिफाइस शेयर की भी गुडविल कौन देगा, अमय देगा 6/10 में। तो यहां पे देखिए हमको फर्म की गुडविल, टोटल गुडविल 1 लाख दी है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 लाख टोटल गुडविल है, उसमें से अजय के हिस्से की गुडविल और अल्पा के सैक्रिफाइस के हिस्से की गुडविल, ये दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसका टोटल जो अमय के गेन का कैपिटल का पार्ट होगा उतनी ही होगी। तो देख लेते हैं वर्किंग करके। देखिए फर्म की गुडविल है 1 लाख, अजय जा रहा है जिसका शेयर क्या है 5/10, तो पहले अजय शेयर ऑफ गुडविल, देखिए यहां पे अजय शेयर ऑफ गुडविल, तो फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए इंटू अजय का शेयर क्या है ये 5/10, तो इंटू 5/10। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखो, आप अपने कैलकुलेटर पे करोगे 1 लाख इंटू 5/10, मतलब अजय जा रहा है उसको गुडविल के कितने देने होंगे 50,000 रुपए। देखिए उसके साथ साथ अल्पा जो है वो तो सैक्रिफाइस कर रही है 1/10, तो उसके सैक्रिफाइस के हिस्से की भी गुडविल उसको मिलेगी। तो देखो यहां पे अल्पा सैक्रिफाइस 1/10, तो अल्पा का गुडविल का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो यहां पे देखिए 1 लाख इंटू उसका सैक्रिफाइस कितना है 1/10, तो अमाउंट कितनी होगी 10,000। और ये दोनों को गुडविल कौन देगा, सिर्फ अकेला पार्टनर अमय। तो अमय शेयर ऑफ गुडविल देखिए यहां पे अमय टोटल गुडविल है 1 लाख और उसका शेयर कितना आया 6/10, तो 1 लाख इंटू 6/10 करोगे तो 60,000। तो देखिए इसका 50,000 प्लस 10,000 60,000 मिलेंगे, कौन देगा 60,000 देगा अमय। तो यहां पे अमय देने वाला है, तो ऑब्वियस है कि अमय का कैपिटल अकाउंट क्या होगा
डेबिट होगा। और किसको मिलने वाले हैं, यहां पे गुडविल कैपिटल किसकी बढ़ेगी, जो अजय जा रहा है उसकी, और अल्पा जो सैक्रिफाइस कर रही है वो, तो ये दोनों क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट। तो देखो अमय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू अजय's कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड टू अल्पा's कैपिटल अकाउंट 10,000। मतलब कि अगर यहां पे हम लोग रिकॉर्ड करें अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करें तो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे अमय के डेबिट साइड के कॉलम में लिखा जाएगा, और डेबिट साइड पे ऑब्वियसली ऑपोजिट वाले नाम तो 50,000 और 10,000 दो सेपरेट लिखेंगे, और अजय और अल्पा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, नाम लिखेंगे बाय अमय, और अजय के कॉलम में 50,000 और अल्पा के कॉलम में 10,000 लिख देंगे। क्लियर? तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझ लो। इस तरह का एग्जाम्पल भी आपको आ सकता है जो कि इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज दोनों में है। इसी के अंदर एक माइनर चेंज हो जाता है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जिसमें यहां पे क्या हुआ कि एक पार्टनर का सैक्रिफाइस आया और दूसरे पार्टनर का गेन आया। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्किंग करो ना तो एक पार्टनर को ना गेन होता हो ना सैक्रिफाइस होता हो, मतलब कि यहां पे 0 हो जाता है और एक पार्टनर का गेन हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब यहां पे एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अल्पा जो है ना उसका यहां पे शेयर, हमने गेन रेशियो की फॉर्मूला रखी 0 आया, मतलब ना गेन हुआ ना सैक्रिफाइस हुआ, और अमय का गेन आएगा। तो जो यहां पे अजय जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल जो कि 50,000 है वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे देगा, अमय देगा। यहां पे अल्पा को कुछ इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 15 में है, तो आप इसका, और एक्सरसाइज में भी ऐसा एग्जांपल है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पैम्पलेट में से हमारे रिफर कर सकते हो। क्या होगा कि आपने गेन रेशियो की फॉर्मूला रखी, एक पार्टनर का यहां पे जो बैलेंस है वो 0 निकलेगा और एक पार्टनर का गेन आएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करना होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है वो पूरी की पूरी कौन दे देगा, वो अकेला पार्टनर जो कि गेन कर रहा है। तो जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टनर पूरी अमाउंट दे रहा है सिर्फ उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करना होगा। क्लियर? तो इसको भी आप लोग जरा समझ के अपनी नोटबुक में वर्किंग करते जाइए। देखो दोस्तों, मैं जो भी चीजें समझा रहा हूं ना उसको आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, हमारे पैम्पलेट या टेक्स्ट बुक में से देखे, एग्जाम्पल पढ़े और उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में आप लोगों को सभी चीजें अच्छे से ग्रिप पे आप सॉल्व कर सको। अगर आपने सिर्फ देखा हुआ है तो भी आपको फायदा होगा, बट 100% कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप लिख के करो। चलिए, दूसरा है रिटायरिंग पार्टनर शेयर is distributed among old partner in their specified given ratio। क्या होगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो ओल्ड शेयर था वो रिमेनिंग पार्टनर को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, वो स्पेसिफिक रेशियो एग्जांपल में दे दिया होगा। तो यहां पर भी आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो देखो LMN ये इलस्ट्रेशन नंबर 21 में से लिया है, इसी तरह का एक्सरसाइज का भी एग्जांपल है। ठीक है, मैंने एक एक चीजें ली है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 40:30:30%, मतलब 4:3:3, ये इनका ओल्ड रेशियो है। एम जो है वो रिटायर हो रहा है, देखिए, और एम से शेयर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एल एंड एन इन 3:2। क्या बोला कि जो एम पार्टनर जा रहा है उसका जो हिस्सा है यानी कि 3/10 वो एल और एन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम लोग ढूंढेंगे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो या गेन रेशियो। तो यहां पे हम न्यू P&L रेशियो की बात में करते हैं, पहले कैपिटल जो गुडविल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एल एंड एन इन देयर 3:2, मतलब ये गेन रेशियो जो है दोस्तों वो तो अपने को दे दिया है, गेन रेशियो दे दिया है, क्लियरली बोल दिया कि 3:2 में दोनों लोग ले लेंगे। तो जो एम के हिस्से की गुडविल होगी वो एल और एन 3:2 में ही कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्लियरली बोल दिया है कि एल और एन एम के हिस्से को 3:2 में लेंगे, मतलब 3:2 का उनको गेन होने वाला है। तो यहां पे ओल्ड रेशियो 4:3:3, एम का शेयर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, यानी कि गेन रेशियो 3:2 है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे जो एम के हिस्से की गुडविल है वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलने वाली है 50, जो फर्म की गुडविल है वो 50,000, उसमें से ये 3:2 यानी कि ये वाला पार्ट एम का जो कि रिटायर हो रहा है
वो 3/10 आप अप्लाई करोगे तो 15,000 होगा। ये 15,000 रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल होने वाला है, ठीक है। ये आप एग्जांपल में देखोगे तो आपको पता चलेगा वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म 50,000 दी है, उसमें से जो एम है रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा है 3/10, तो 50,000 इंटू 3/10 आप करोगे तो आपको 15,000 मिलेंगे। ये 15,000 रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल वो रिमेनिंग पार्टनर यानी कि एल और एन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 15,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होंगे 15,000 इंटू, देखिए 15,000 इंटू 3/5, तो एल का कितना होगा 9,000 रुपीज। देखो एल को मिलेंगे 9,000 मिलेंगे, मतलब वो कंट्रीब्यूट करेगा, और एन बाकी का पार्ट यानी कि 6,000, और वो भी आप चाहो तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 15,000 इंटू 2/10 तो 15,000 इंटू 2/5 तो कितने हो गए 6,000। अभी ये पार्ट में एल और एन कंट्रीब्यूट करने वाले हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, यानी कि एल के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, एन के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, और ये टोटल अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी, यानी कि एम के कैपिटल अकाउंट में 15,000 क्रेडिट होने चाहिए। नाम दो करेंगे क्रेडिट, मतलब बाय एल 9,000 बाय एन 6,000, इस तरह से दो अलग अलग पोस्टिंग करेंगे जिसका टोटल हो जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 15,000। क्लियर। और अब यहां पे हमको न्यू रेशियो भी चाहिए, क्योंकि आगे एग्जांपल में कैपिटल का बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला है, जो कैपिटल की भी ट्रीटमेंट में आपको इसी सेशन में आगे समझाने वाला हूं। पर यहां पे आपको ऐसा बोला हुआ है कि जो न्यू फर्म की कैपिटल है वो रिमेनिंग पार्टनर अपने न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे। तो न्यू रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो तो दे दिया है, गेन रेशियो 3:2 दे दिया है, गेन रेशियो दिया है, गेन शेयर नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, गेन शेयर ढूंढना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या होगा दोस्तों, गेन शेयर ढूंढना। फर्स्ट स्टेप गेन शेयर। गेन रेशियो दिया है, गेन शेयर नहीं दिया है, तो गेन शेयर इज इक्वल टू जो ओल्ड रेशियो है इनटू गेन रेशियो, ऐसा समझो। तो यहां पे एल की बात करें तो उसका ओल्ड शेयर समझ के चलो कि यहां पे कितना है, सॉरी ये एल का नहीं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एम। एम का शेयर कितना है 3/10, और गेन रेशियो में एल का गेन शेयर कितना है, ये 3/5। ठीक है, यहां पे फॉर्मूला क्या रहेगी, ओल्ड शेयर, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ऐसा समझो। मैं यहां पे लिख देता हूं शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इनटू गेन रेशियो या गेन शेयर, तो यहां पे 3/10 इनटू 3/5, तो यहां पे आएगा 9/50। और उसी तरह से अगर हम एन की बात करें तो एन के लिए भी रिटायरिंग पार्टनर शेयर तो कितना रहेगा 3/10, और उसका गेन कितना है 2/5, तो यहां पे आएगा 6/50। तो 9/50 एंड 6/50 ये क्या आया, ये आया अपना गेन शेयर। ठीक है, गेन शेयर आया, गेन रेशियो और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर यूज करके अपने को मिला गेन शेयर। अब ओल्ड शेयर में ये गेन शेयर को प्लस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा न्यू रेशियो। तो यहां पे देखो न्यू शेयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला दी हुई है ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो यहां पे पहले अगर हम बात करें एल की, तो एल का ओल्ड शेयर कितना है, ये 4/10 प्लस उसका गेन कितना आया, ये 9/50। यहां पे दोनों इक्वल नहीं है डिनोमिनेशन, तो एलसीएम लेंगे जो कि 50 होगा। तो यहां से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4s are 20 प्लस 9, तो यहां पे 29/50 होगा। और यहां पे एन का शेयर, ओल्ड शेयर था 3/10 प्लस उसका जो गेन शेयर आया वो आया 6/50, तो 3/10 प्लस 6/50, तो यहां पे 21/50। तो फाइनली अपना न्यू रेशियो क्या होगा, यहां पे 29/21। और फिर इस रेशियो में न्यू फर्म की गुडविल कैपिटल मेंटेन करनी होगी, जो कि आगे मैं कवर करवाने वाला हूं।
ठीक है। पर ये चीज आपको ध्यान से समझ के नोटबुक में लिखनी है। पैम्पलेट ओपन करो या टेक्स्ट बुक ओपन करो और समझ के वर्किंग नोट लिखो तो ग्रिप आएगी। पूरा एग्जाम्पल के ऊपर बाद में जाओ, आप चाहो तो बाद में पूरा एग्जाम्पल भी करो ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, पर पहले इसकी प्रैक्टिस लिख के करो बाद में, ठीक है। ये जो 29:21 आया है वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में किस तरह से कैपिटल का बैलेंस मेंटेन करना है, ये कैपिटल का जो मैं टॉपिक अभी आगे लूंगा उसमें डिस्कस करवाऊंगा। देन ये सिंपल सा है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर विल बी गेन्ड बाय अदर पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो दे दिया होगा, वो कोई एक पार्टनर को मिल रहा होगा या कौन से पार्टनर को मिल रहा है वो एग्जाम्पल में दे दिया होगा, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 22 में है। क्या बोला है उसमें, PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उनका P&L रेशियो है 1:1:1, जो कि उनका ओल्ड रेशियो है। और क्या बोला कि शेयर ऑफ R विल बी गेन्ड बाय P, R का जो हिस्सा है वो P को मिल जाएगा। मतलब R जा रहा है, उसका पूरा हिस्सा P को मिलेगा, Q को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, Q एज इट इज रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, न्यू शेयर आप ढूंढने जाओगे तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर दिया हुआ है प्लस गेन भी दे दिया है। तो यहां पे देखो P के लिए यहां पे ओल्ड शेयर तो सबका सेम है तो 1/3 प्लस क्या बोला एक भी R का शेयर जो है, R का शेयर भी कितना है 1/3 ही है, वो किसको मिलेगा P को, तो प्लस 1/3। तो डिनोमिनेशन इक्वल है तो न्यूमरेटर में जो है 1 उसका टोटल हो सकता है तो 2/3 और Q का शेयर था 1/3 और उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है मतलब 0, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 1/3। तो न्यू रेशियो क्या होगा 2/3 1/3 यानी कि 2:1, ये हो जाएगा न्यू रेशियो, जिस रेशियो में फिर आगे कैपिटल का बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहा होगा। क्लियर। तो यहां पे दोस्तों अलग अलग पॉसिबिलिटी गेन रेशियो और गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में और न्यू रेशियो के बारे में क्लियर हुई। इसके बाहर का ऑलमोस्ट कोई कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। अभी आगे हम कैपिटल का बैलेंस किस तरह से मेंटेन करना है वो और कुछ और एडजस्टमेंट जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो मैं डिस्कस कराऊंगा। बट उससे पहले अगेन सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करें कि वो साहस इंस्टीट्यूट, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, साहस ई क्लासेस कोई भी ऑप्शन को ज्वाइन करें, जिससे उनको डिस्काउंट मिलेगा और आपको एक्सीलेंट कैश रिवॉर्ड अर्न करने को मिल सकता है। तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको डेफिनेटली रेकमेंड करें। चलिए अब कुछ एडजस्टमेंट्स जो कि शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जांपल में, जहां पे क्या बोला है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का एक एडजस्टमेंट है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 14 में आता है। द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, बुक वैल्यू मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट में दी होगी वो, बुक वैल्यू का मतलब है ओल्ड बैलेंस शीट वैल्यू इज ओवर वैल्यूड बाय 600, वो ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट, कॉस्ट की कंपैरिजन में वो ज्यादा है। और अपने को क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड, कॉस्ट प्राइस लिखनी है। अब नॉर्मली क्या होता है, ओवर वैल्यूड देखा ना स्टॉक तो ऐसा समझ लेंगे कि सर गेन हुआ, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, बट ऐसा नहीं करना है दोस्तों। देखो क्या बोला है कि यहां पे जो स्टॉक है वो अपने को ओल्ड बैलेंस शीट में दिए हुए 20,000, ठीक है, मतलब ये हो गई अपनी बुक वैल्यू। और ये बोला है कि बुक वैल्यू जो है ना दैट इज ओवर वैल्यूड एज कंपेयर टू कॉस्ट, कॉस्ट की कंपैरिजन में ये 600 रुपए ज्यादा हो गई है, तो माइनस करेंगे तो ही अपने को कॉस्ट प्राइस मिलेगी, माइनस ओवर वैल्यू 600 रुपए माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखा मतलब माइनस किया, तो 20,000 में से जो ओवर वैल्यू के 600 रुपए माइनस करोगे तो 19,400 ये अपने को क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगी स्टॉक की। और एग्जांपल में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड, अपने को क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखनी है, मतलब इससे रिकॉर्ड करना है, मतलब 20,000 की वैल्यू 19,400 हो गई, मतलब 600 डिक्रीज हुए, असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे 600 रुपए आएंगे और न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पे स्टॉक लिख देंगे 19,400 से, और ये जो 600 रुपए है वो लिखेंगे। तो इस तरह से पोस्टिंग होगी, सिंपल सा है, बट शायद कोई स्टूडेंट गलती कर सकता है इसलिए मैंने यहां पे आपको समझा दिया। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है जहां पे शायद स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल 1300 विच इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, नो अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर, जो कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 में दिया हुआ है। अभी ये बिल रिसीवेबल क्या होता है,
कि जो डेटर होता है जिसके पास अपने को पैसे लेने हैं उनके ऊपर हम लोग बिल ड्रॉ कर देते हैं, मतलब डेटर में से निकाल दिया और बिल रिसीवेबल, ये हमारी एक न्यू असेट जनरेट हो गई। और अब जब ये बिल के पैसे मिल जाते हैं, अगर पैसे मिल जाते हैं तो क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसे मिल गए और ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करके हम लोग क्लोज कर देंगे। जबकि यहां पे क्या हुआ, ये बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया मतलब बैंक वाले ये पैसे अपने पास से निकाल लेंगे, अपने पास से कट कर देंगे और डेटर के पास से कुछ नहीं मिला, तो मतलब अपने को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहां पे 1300 का क्या हो गया, लॉस ड्यू टू डिसऑनर ऑफ बिल। तो ये 1300 रुपए जो कि लॉस के हैं, तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे होंगे क्योंकि लॉस हो गया। और बैंक वाले ये जो बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया उसका है बिल रिसीवेबल डिसऑनर, और बैंक वाले वो पैसे अपने पास से काट लेंगे, हमारे अकाउंट में से निकाल लेंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1300 रुपए लिख देंगे। तो एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे, क्योंकि बिल हमारी असेट डिसऑनर हो गई तो लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट। और दूसरा, बैंक वाले वो पैसे अपने पास से काट लेंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि यहां तक के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम लोग यहां पे आपको एग्जाम में जो पॉसिबल है आखिरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मेंटेन करने के, उसमें भी जो अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं उसको भी हम लोग यहां पे मैं इसी सेशन में मैं कवर करवा दूंगा, ताकि आप में से किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि इस चैप्टर के अंदर मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बाकी रह गया हो। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो फिर चलिए आपकी ये खुशी जो है उसको हम पूरी कर देते हैं, और यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेते हैं। जिसमें पहली एक कैटेगरी जो कि एक्सरसाइज के सम में भी है, इलस्ट्रेशन में भी है, मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन का समझाने के लिए यूज किया हुआ है। आप इसी तरह के एक्सरसाइज के भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस चाहो तो कर सकते हो। देखिए क्या सेंटेंस बोला हुआ है, न्यू फर्म्स टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। देखो पार्टनर्स होंगे कुछ जो कि यहां पे अपने को एग्जाम्पल के अंदर करण, फैनिल वो सब दिए हुए हैं, और यहां पे क्या बोला हुआ है कि जो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल होगी वो ओल्ड फर्म की जो कैपिटल, यानी कि आपको ओल्ड बैलेंस शीट में 3 पार्टनर की कैपिटल दी होगी उसके जितना ही टोटल रखना है। एंड द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट इन न्यू P&L रेशियो। और एक पार्टनर के जाने के बाद जो 2 पार्टनर्स बचेंगे उनकी कैपिटल की टोटल अमाउंट जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल की टोटल अमाउंट है उतनी ही होनी चाहिए, पर वो टोटल की अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर के यानी कि करण और फैनिल के न्यू रेशियो के अंदर मेंटेन होनी चाहिए, ऐसा अपने को बोला हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो 3 पार्टनर की कैपिटल दी होगी वो कितनी है। तो तीनों पार्टनर के कैपिटल का आप टोटल करने जाओगे जो कि है 2 लाख, 1,20,000 एंड 80,000, तीनों का टोटल करोगे तो 4 लाख होगा। तो ये 4 लाख क्या है, ओल्ड कैपिटल, टोटल ओल्ड कैपिटल। तो यही उनकी न्यू कैपिटल भी होनी चाहिए। न्यू कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, 4 लाख रुपीस ही। पर यहां पे क्या होगा, जो पार्टनर जा रहा है उसको छोड़ देने के बाद करण और फैनिल का जो न्यू P&L रेशियो है वो 2:3, न्यू P&L रेशियो ढूंढने की टेक्निक मैं आपको आगे सिखा चुका हूं, तो उसको फॉलो करोगे तो 2:3 ये उसके न्यू रेशियो की मींस न्यू रेशियो की फॉर्मूला आएगी, न्यू रेशियो आएगा जिस रेशियो में अपने को ये 4 लाख रुपीस को मेंटेन करना है। तो आप क्या करोगे, 4 लाख इंटू 2/5 करोगे तो 1,60,000 एंड 4 लाख इंटू 3/5 करोगे तो 2,40,000। ये क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ये अपने को मिल गया क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ये इसका भी और इसका भी। तो ये दोनों अमाउंट अपने को कहां पे लिख देने हैं, तो ये अपने को लिख देने हैं कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर एज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये अपने को मिल गया 160 एंड 2,40,000। और फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट के टोटल और बैलेंस ढूंढेंगे, मतलब के करंट का कैपिटल अकाउंट का
टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड की अमाउंट इसके साथ 160 के साथ माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो कैश और बैंक में लिखेंगे। और उसी तरह से फिर फाइनल का टोटल करेंगे, टोटल डेबिट या क्रेडिट कोई भी साइड का ज्यादा निकल सकता है क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमने ढूंढ लिया है। तो टोटल करेंगे, डिफरेंस जो भी साइड पे आएगा उसको हम कैश और बैंक अकाउंट में लिख देंगे और उसकी ऑपोजिट एंट्री कैश और बैंक के अकाउंट में लिख देनी होगी। पर इस तरह से ये 160 एंड 240 रुपीस की अमाउंट आएगी। और अगर आप इस पूरे एग्जांपल को डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर जो सभी एग्जांपल्स दिए हैं उसमें मैंने ये डिटेल में इंडिविजुअली समझाया हुआ ही है, आप चाहो तो नोटबुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी तरह से ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर क्या वेरिएशन दिया है, तो कैपिटल ऑफ एल एंड एन जो कि न्यू पार्टनर है वो is to be kept in their new P&L sharing ratio and all necessary adjustment to be made through current account। यहां पे आगे क्या था कि जो डिफरेंस था कैश में ट्रांसफर करना था क्योंकि कुछ कहा नहीं था। यहां पे बोल दिया है कि जो भी जरूरी एडजस्टमेंट है ना वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो यहां पर भी क्या होगा कि दोनों पार्टनर के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करोगे। ये क्रेडिट साइड का टोटल है एल का, उसमें से डेबिट साइड की अमाउंट माइनस करोगे तो ये उसका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा एक्चुअल। उसी तरह से ये एन का क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो ये 91,000 आएगा। ये दोनों का टोटल करोगे तो ये 2,64,000 जो एक्चुअली में बैलेंस निकल रहा है वो मिलेगा आपको। पर आपको एग्जाम्पल में ये बोला है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो उनके न्यू P&L रेशियो में मेंटेन करनी है। और ये न्यू P&L रेशियो 29:21 जो मैंने आपको आगे भी सिखा दिया, देखिए 29:21 वाला ये यहां पे ये रहा, देखिए पूरा समझाया था। ये 29:21 न्यू रेशियो कैसे आया वो यहां पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2,64,000 इंटू 29/50 तो इसके होंगे 1,53,120 और इसके होंगे 1,10,880 और इसको एक्चुअली में हम लोग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये जो था वो तो सिर्फ वर्किंग नोट कर रहे थे, पर ये जो डिफरेंस आया ये दो, इसको हम एक्चुअली में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे और फिर से कैपिटल अकाउंट का टोटल और बैलेंस ढूंढेंगे और जो बैलेंस आएगा उसको कहां पे ट्रांसफर करना है, उनके करंट अकाउंट में। ठीक है, और फिर अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा निकला हो तो बैलेंस आपने डेबिट साइड पे टू करंट अकाउंट लिखा होगा और वो न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा होगा। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा निकला तो डिफरेंस आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे करंट अकाउंट और उसको फिर बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखोगे। आप इसको भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से रिफर करें, अगर जरूरी लगे तो डिटेल वीडियो अवेलेबल है उसको देख लीजिए। एक और पॉसिबिलिटी समझ लो दोस्तों जो कि इलस्ट्रेशन 22 और उसके जैसे एग्जांपल में भी है कि अमाउंट ड्यू टू आर जो कि आर रिटायर हो रहा है इज टू बी पेड इन कैश विच इज ब्रॉट बाय पी एंड क्यू। मतलब आर को पैसे देने हैं जो उसके बैलेंस से पता चलेंगे। आर को जो अमाउंट देनी है वो बैलेंस ऑफ आर्स कैपिटल वो पी और क्यू लाएंगे उस तरह से इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू P&L रेशियो। मतलब आर को जो पैसे देने होंगे वो पी और क्यू लाएंगे वो इस तरह से लाएंगे जिससे उनकी जो न्यू कैपिटल है वो उनको न्यू रेशियो में रहे। तो यहां पे आगे हमने जो किया था ना कि दो पार्टनर का बैलेंस ढूंढ रहे थे वो तो करना ही है, पर साथ में आर को जो पैसा देना है वो भी ला रहे हैं तो उसको भी ऐड करेंगे। तो देखिए यहां पे पहले पी जो पार्टनर है उसका बैलेंस जो कि एक क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को माइनस किया तो 7,500 आया। फिर क्यू का बैलेंस ये क्रेडिट माइनस डेबिट तो 6,500 और साथ में आर जिसको पे करना है उसका अगर आप जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 8,500। ठीक है, तो ये तीनों का अगर टोटल करोगे तो ये 22,500 होगा। और अब इस अमाउंट को उनके न्यू P&L रेशियो में जो कि 2/3 1/3 है इसमें मेंटेन करोगे। मतलब कि इसको आप कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे एज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और फिर डिफरेंस की जो अमाउंट है वो कैश या बैंक अकाउंट में और अगर करंट अकाउंट में बोला है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो वीडियो को पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से रिफर कर दीजिए। और एक और आखिरी जो ऑप्शन हो सकता है जिसमें क्या है कि अमाउंट ड्यू टू ई
ई जो कि रिटायर हो रहा है पार्टनर, ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 में से उठाया मैंने, इज टू बी पेड इन कैश एंड कैश बैलेंस ऑफ 1000 इन द न्यू फर्म इज टू बी मेंटेन। देखो मतलब यहां पे एक और चीज ऐड होगी, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल का बैलेंस तो रहेगा ही, ई का यानी कि रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा जैसे यहां पे आया था वैसा भी आएगा, और उसके अलावा 1000 रुपए भी कैश बैलेंस मेंटेन करना, ऐसा बोल दिया। तो यहां पे देखिए, और फॉर दिस पर्पस एफ एंड जी ब्रॉट कैश इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल इन देयर न्यू P&L रेशियो, वो सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है कि 1000 रुपए का कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है, ऐसा बोल दिया। तो यहां पे सबसे पहले जो एफ है पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, उसका ये क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे तो उसकी अमाउंट आएगी 3720। जी जो है उसका आएगा 3120। ये दोनों के अलावा यहां पे मतलब यहां पे उनको ई को भी पे करना है, तो ई का जो बैलेंस आएगा ना दोस्तों वो 10,560 आएगा। वो जब आप एग्जाम्पल करोगे और ई का बैलेंस ढूंढोगे तो आएगा, प्लस उनको कैश रखनी है 1000 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 गलती से लिख दिए, ये 1000 रुपीज कैश बैलेंस मेंटेन करना है, और ये मेंटेन करना है 1000। पर आप देखोगे उस एग्जांपल में तो आपको कैश और बैंक का 400 रुपए का बैलेंस दिया हुआ ही है, तो माइनस करोगे कैश बैलेंस अवेलेबल 400। तो अगर आप इन सभी चीजों का टोटल करोगे तो देखो 3720, यहां पे मैं साइड पे लिख रहा हूं 3720 प्लस ये 3720 किसका है, एफ का, प्लस जी का है 3120, प्लस ई को देने 10,560, प्लस 1000 का बैलेंस मेंटेन करना है, माइनस 400 रुपए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 18,000 रुपए। देखो ये 18,000 रुपए, सर ये 11,160 कहां से लेके आए, ये तीन चीजें, इन तीनों का सीधा लिख दोगे तो 11,160 आएगा। मैंने आपको सेपरेटली लिख के दिखा दिया। तो ये 18,000 रुपए रखने हैं। अब ये ऐसा समझ लो कि न्यू कैपिटल मेंटेन करनी है, तो इसको उनका जो न्यू शेयर है 4:1 एग्जांपल में दे दिया है, उसमें मेंटेन करेंगे। तो देखिए 18,000 इंटू 4/5, तो 14,400, देखिए ये रहा 14,400। और उसी तरह से जो जी है उसके आएंगे 3600, तो ये कहां पे लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और फिर कैपिटल अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा इस अमाउंट के साथ उसको कैश या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फिर वो करंट अकाउंट न्यू बैलेंस शीट में, या कैश बैंक है तो वो न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और एग्जांपल कंप्लीट करोगे। तो इसको भी आप अच्छे से समझ लो, जरूरत पड़े तो पैम्पलेट या टेक्स्ट बुक में से इस पूरे एग्जांपल को रिफर करें ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। यहां पे हमने ऑलमोस्ट सभी के सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। इसके बाहर कोई भी स्कूल का पेपर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का पेपर हो या बोर्ड के पेपर हो, इसके बाहर जाने के बहुत रेयर केस में चांसेस हो सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। और 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको आगे अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाना है सीए या सीएस जैसे कोर्स में, तो सास इंस्टीट्यूट में उसके लिए एडमिशन ओपन है। तो आप अभी से डिस्काउंटेड फीस पे अपने एडमिशन रजिस्टर्ड करवा सकते हो, जिससे कि आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे मिल सके। और साथ में अपने सारे दोस्तों को भी रेकमेंड करो, जिससे कि आपको भी उसका कैश रिवॉर्ड का बेनिफिट मिल सकता है। Until then, this is the end from my side. Me Bhavinsa signing off. God bless you all. Jai Hind.